हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं अभय कुमार एक बार फिर आपके सामने फेसबुक लाइव में हाजिर हूं और आज का दिन बहुत ही अहम है। योम आज़ादी आज़ादी की तकरीब और उसकी खुशियां कल मनाई जा रही है और उससे एक रोज कबल हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बात करने के लिए। मोहम्मद खलीक सिद्दीकी साहब ने कभी लिखा था जामिया के बारे में कि दयारे शौक मेरा, दयारे शौक मेरा, शहर आरजू मेरा, शहर आरजू मेरा। 1920 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की जो आज़ादी है, तहरीक आज़ादी के कोख से ये यूनिवर्सिटी पैदा हुआ। महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स और उसके बाद जो भी उलमाए कराम थे, सब लोगों ने मिलके एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तस्वुर किया जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता और जहाँ पे मुश्तरका तहजीब और जहाँ पे एक कौमी तालीम की बात की जाए। इस पे हम इसके तारीखी पस मंजर पे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। हमारे सामने जामिया के आप कहें तो प्राउड सन कहिए, उनके लाल कहिए, जो लोग ने भी वहां से तालीम हासिल की है पूरी दुनिया में, वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपसे ऐसे 3 लोगों के साथ मैं आपके सामने आज रूबरू कराऊंगा। मैं भी जामिया से तालीम याफ्ता हूं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं 4 लोग हैं। और आज हम शो इसलिए कर रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में अभी अभी सरकार ने जो रैंकिंग दी है, वो फर्स्ट रैंकिंग उनको दी है। जितने भी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके मुकाबले में जामिया ने पहला मकाम हासिल किया है। और कहा यह जा रहा है कि जामिया ने सबसे ज्यादा 90% स्कोर किए हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। दूसरी जो दीगर यूनिवर्सिटी थी उनकी जो तादाद जो थी, वो उनके जो परसेंटेज थे, जो उनका उन्होंने जब मार्क्स हासिल किए, वो तकरीबन 83 या 84 थी। जो रनर अप यूनिवर्सिटी थी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो थी, वो सेकंड पोजीशन पे। तो हम सब जो जामिया वाले जो हैं, जामिया से पढ़ने वाले लोग हैं, जो अपने आप को जामई कहते हैं, हम लोग बहुत ही अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, फक्र महसूस कर रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस दरसगाह में हम लोगों ने तालीम पाई और जहां से हमने अपनी जिंदगी को संवारा, वो यूनिवर्सिटी आज भारत में नंबर 1 रैंक पे आई है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इसका रैंक अगले साल और भी बेहतर हो और पूरी दुनिया में इसका जो नाम है वो और तेजी से फैले। इसकी बड़ी लंबी तारीख है, हम इस पे थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं मेहमान तो नहीं कहूंगा, ये सारे मेरे दोस्त ही हैं और हम लोग कभी ना कभी एक ही साथ पढ़ाई जामिया में हम लोगों ने की है। तो सबसे पहले मैं तारुफ आपका कराऊंगा। हमारे दोस्त हैं, मेरे से 1 साल मेरे से जूनियर थे जामिया में, सोहेब नियाजी साहब। सोहेब नियाजी साहब ने बीए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई की है उन्होंने जामिया में। और उसके बाद ये जेनू आ गए, जेनू से इन्होंने एमफिल और एमए की। और उसके बाद ये जर्मनी में पीएचडी कर रहे हैं और इनके बहुत सारे मकाले जो हैं वो इंटरनेशनल फेम के जो मैगजीन है उसमें छप चुके हैं। ये सर सैयद अहमद खां के ऊपर अमरोहा का जो अशराफिया और जो एलिट जो कल्चर था उसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं। और एक तरह का एक सोशोलॉजी में हम इसको बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक हिस्टोरिकल पस मंजर में ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरे हमारे बहुत ही अहम मेहमान हैं, वंदना पांडे जी हैं। इन्होंने हिंदी में वहां से पढ़ाई की है, जामिया से उन्होंने एमए किया है और उसके बाद अभी ये एमफिल कर रही हैं आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, जो कि बिल्कुल दिल्ली में दारा शिको का जो मकबरा है उसके पास ही है। तो और इसके अलावा उनको सियासी और समाजी उमूर में इनकी काफी दिलचस्पी है और ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम इनका भी खैर मकदम और इनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे तीसरे दोस्त इकबाल हुसैन साहब हैं। इन्होंने भी जामिया में बड़ी लंबी पढ़ाई की है और एजुकेशन से और तालीम से इनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये एक टीचर की बदौलत, एक मुअल्लिम की बदौलत ये अपनी जिम्मेदारी दिल्ली में बखूबी अदा कर रहे हैं। और हाल में ही इन्होंने औरंगजेब के ऊपर एक किताब आई है, उसका उन्होंने तर्जुमा उर्दू में किया है और बहुत ही अच्छा तर्जुमा है और मैं भी उसको पढ़ रहा हूँ। और बहुत जल्द एक स्पेशल शो हम इनके साथ औरंगजेब के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि
औरंगजेब के आसपास में कितनी चीजें मुतनाज़ और कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, वो 1920 के करीब में ये वहाँ पे तश्कील दी गई, और इसमें गांधी जी ने और देवबंद के जो उलमा हैं, अली ब्रदर्स हैं, सब लोगों का बड़ा रोल रहा। और बहुत कम लोग जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में गांधी जी के जो पोते थे उन्होंने भी वहाँ पे तालीम हासिल की है। और इसके अलावा जमुना लाल बजाज और इन लोगों जो बड़े बड़े ताजिर लोग थे उन्होंने भी वहाँ पे मदद की, और गीता की पढ़ाई और हिंदू जो धार्मिक जो किताबें थी उसकी भी पढ़ाई वहाँ पे होती थी। और उसके बाद में जो भी वहाँ के वाइस चांसलर हुए, चाहे आप जाकिर हुसैन साहब को ले लीजिए, मुजीब साहब को ले लीजिए, या मुशीरुल हसन साहब को ले लिए, ये लोग वर्ल्ड क्लास के हिस्टोरियन थे। और इन लोगों ने जो कंपोजिट कल्चर है उसके, उनको कहिए सफीर कहिए, एम्बेसडर कहिए। तो जामिया की बड़ी लंबी तारीख है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अब यहाँ पे बोरिंग चीजें बहुत ज्यादा आपके सामने मैं पेश करूं। मुशीरुल हसन साहब की किताब आप इमीडिएटली जाके पार्टनर्स इन फ्रीडम एक किताब है रक्षंदा जलील के साथ, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं तो अपना हिस्सा कट कर रहा हूँ बिल्कुल। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हमारे दोस्त और मेरे छोटे भाई शोएब नियाजी साहब से, कि वो अपने तजर्बे के बाद बताएं जामिया के बारे में। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जामिया में भले ही 2 साल इन्होंने वक्त वहां पे गुजारा हो, अपने 3 साल माफ कीजिएगा बीए करने के लिए, लेकिन इनका जो घर है वो भी जामिया से बिल्कुल पास ही में है। मतलब 5 मिनट अगर आप पैदल चलेंगे तो इनके घर पे चले जाएंगे। तो बचपन से वो सारी मेमोरी इनके पास होगी वो जामिया के बारे में। तो हम तो चाहते हैं कि कुछ उससे भी इस्तेफादा करें। तो सबसे पहले शोएब नियाजी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। और ये प्रोग्राम जो है वो हम सब जामिया के जितने भी पढ़े हुए लोग हैं और आज जिस मकाम पे हैं वो जामिया की ही बदौलत है, हम मशकूर हैं उस यूनिवर्सिटी का। और हम चाहेंगे कि ये सब लोगों का प्रोग्राम है, और जो बात शोएब नियाजी साहब कर रहे हैं ये पूरी जामिया की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भाई शोएब नियाजी साहब, आप अपनी बात रखिए। शुक्रिया अभय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस मौके पे हम सबको एक साथ जोड़ा। और मुझे बहुत खुशी है कि वंदना जी और इकबाल भाई के साथ हम आज कुछ गुफ्तगू कर पा रहे हैं, जहाँ जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे बहुत से लोग जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा। तो आपका फिर से शुक्रिया। आप हमेशा से अभय भाई बहुत हमारी हौसला अफजाई करते रहे हैं, और उनका तारुफ के लिए बहुत शुक्रिया। मैं 2007 से 2010 के बीच में मैंने जामिया से बीए पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। और जैसा कि अभय भाई ने कहा, तो मैं रहता भी जामिया नगर में हूँ, और मेरा एसोसिएशन जामिया से काफ़ी पुराना था। मेरी अम्मी भी यहाँ पे बीए और एमए उर्दू की तालिब इल्म रहीं। और उसके अलावा जैसे ये रैंकिंग की बात आई है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि इन रैंकिंग्स की जो एक सरकारी इदारे की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली है आज के माहौल में, इसकी अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती। इससे ज़्यादा वैल्यू ये है कि जो हमने जामिया में सीखा और जो हमारे दिल में रैंकिंग है जामिया की, वो इससे बहुत ऊपर है। क्योंकि बहुत तरह के मसलेहात भी हैं आजकल। उसके कॉन्टेक्स्ट में जो पुरानी हमारा जो जामिया में कल्चर था और जो हमने वहाँ पे सीखा, मुझे लगता है उसको याद करना, उसके तजुर्बे को एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शेयर करने की बहुत अहमियत है। मैं कुछ 2-3 बातें रखना चाहूँगा। एक तो ख़ास तौर से जामिया का एक तारीख़ी पहलू है जिसका आपने ऑलरेडी ज़िक्र किया है, और लोग भी इससे वाकिफ़ होंगे। और इस पे बहुत तरह का तारीख़ी लिटरेचर मौजूद है जो जामिया का हमारे नेशनल स्ट्रगल और तारीख़ में हिस्सा है, उसके बारे में बताता है। लेकिन मैं उसमें कम जाके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें रखूँगा, जो मैंने जामिया के एक तालिब इल्म के नाते कुछ चीज़ें जो जामिया में सीखी। सबसे पहले तो जामिया एक पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, बल्कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें हर तरह के लोग हमारे साथ पढ़ते थे। और इसकी बुनियाद
जामिया के पहले वाइस चांसलर जाकिर हुसैन साहब ने रखी, और वो भी और जामिया के तलबाओं के तरह बर्लिन में उन्होंने भी पीएचडी की, और मोहम्मद मुजीब और आबिद हुसैन के साथ वो भी यहाँ पे आए, और यहाँ से एक जामिया का एक छोटा सा एक परिवार और ख़ानदान के रूप में शुरुआत हुई थी करोल बाग में, और फिर वो जामिया नगर में बसा कुछ सालों बाद। तो जामिया हमेशा से, जामिया की एक खासियत ये थी कि एक एक फैमिली, उसका एक माहौल था जो बहुत छोटा था, और आज एक बहुत बड़ा एक कारवान बनता गया है, और हम में से सब बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो मुझे भी इसका एहसास था कि जब जामिया में हम लोग पढ़ रहे थे, और ख़ास तौर से आज के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे ना कि सिर्फ एक तरह का फिजिकल अटैक है, लेकिन इसके अलावा इवन फंडिंग के तौर पे, इवन रिसर्च ग्रांट्स के तौर पे एक बहुत बड़ा अटैक है। उस सेंस में मुझे लगता है कि जामिया जैसे जगहों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जामिया में, मैं दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, और जब मैं जामिया आया तो मुझे जामिया में आके एक हर तरह के लोग, जो ताकि बिहार के गांव से हों, चाहे केरला से हों, चाहे बंगाल से हों, उड़ीसा से हों, हम लोग आके एक क्लास में पढ़ा करते थे। और इसकी जो वैल्यू है, जो ये बहुत से बड़े बड़े इदारे, बहुत से इंटरनेशनल इदारों में भी इस तरह का एक मुआशरा नहीं मिल पाता है। और इसमें मैं कुछ जो कल्चरल चीज़ें थी जो मुझे कुछ याद हैं, जैसे एक तालीमी मेला हुआ करता था, जो इसका बहुत अच्छा मुजाहरा था इस फीलिंग का, जिसमें इस तरह के बहुत से सैकड़ों इवेंट्स थे। और जब हम लोग जामिया में आए तो वहाँ पे एक लिटरेरी क्लब, डिबेटिंग क्लब, इस तरह के बहुत से छोटे छोटे वो थे जो हमारे उस्ताद हमें सिखाते थे। और इसमें मुझे एक ख़ास एक लिटरेरी क्लब ने बहुत मुतासिर किया था जब मैं जामिया फर्स्ट ईयर में था। मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो लिटरेरी क्लब था जिसमें बहुत से मदरसे के बच्चे थे जो इंग्लिश इम्प्रूव करने आते थे, कुछ हम लोग थे जो लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे, कुछ और लोग थे, और इस तरह का एक छोटा सा ग्रुप बना। और हमारी एक उस्ताद थी, उनका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने हमें एक टेक्स्ट दिया जो था भगत सिंह का वाई एम एन एथीस्ट। और बहुत से लोगों के कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं जामिया के बारे में, और इतने कि हमारे वजीर आजम ने भी कुछ उस जमाने में कह रखा था जामिया के बारे में। लेकिन वहाँ हमने एक ऐसा टेक्स्ट पढ़ा और ऐसी गुफ्तगू हुई मदरसे के बच्चों से और दिल्ली के पब्लिक स्कूल के बच्चों के बीच में, जो एक बहुत हमें उसके बारे में मतलब एक मुतासिर करता रहा। और इस तरह के बहुत से तालीमी मेला, जैसे मैंने जिक्र किया, जिसमें ना सिर्फ जामिया के तालिब इल्म और जामिया के उस्ताद हमारे साथ जुड़ते थे, लेकिन आइडिया था कि जामिया का जो मोहल्ला है, जामिया नगर, या उसके साथ अबुल फजल, जाकिर नगर, बटला हाउस, जिसमें बहुत से जामिया के बच्चे, जो एक कमी जामिया में थी और शायद आज भी हो, वो थी हॉस्टल्स की कमी। तो बहुत से जो बच्चे आते थे इधर उधर से, वो जामिया नगर, जाकिर नगर के कमरे में किराए पे रहा करते थे। और फिर जामिया में क्लासों के बाद 2-3-4 बजे के बाद जो लाइफ थी, वो पूरे जामिया नगर की लाइफ थी। और उस लाइफ में आप ना सिर्फ अपनी किताबों में, ना सिर्फ एनसीईआरटी और इग्नू और जामिया की किताबों में कुछ सीखते थे, लेकिन बहुत कुछ, मुझे लगता है मेरा ज़्यादातर फीसदी नॉलेज जो हुई वो उसमें हुई। आप में से बहुत से लोग हमारे साथ थे, कभी चाय पे, कोई एक जगह थी उसका नाम था लाल चौक, कोई कास्ट्रो कैफ़े, इस तरह के इदारे थे और इस तरह की जगहें थी जहां हमारी बहुत सी बातें गुफ्तगू के तौर पे हुई। हम ये भी सीखा हमने कि हमारे आसपास फैक्ट्री के मजदूर भी हैं, हमारे आसपास रिक्शा वाले भी हैं, हमारे आसपास बिरयानी बेचने वाले हैं, और इन सब के साथ हमें एक अपनी पढ़ाई को जोड़ना है। तो हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो सियासी इदारे हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हुए, और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की बहुत खासियत थी, जो मुझे लगता है बहुत कुछ हमें सीखने को इससे मिला। इसके अलावा एक सिंपल सी जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो आज तक मैं अपने साथ रखता हूँ, वो ये था कि आप किसी की भी तनकीद कर सकते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हमारे ज़माने में वाइस चांसलर मुशीरुल हसन साहब थे जो इस मामले में काफ़ी इनिशिएटिव लेते थे, और उनका एक
निज़ाम था कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो हम लोग एक सेमिनार हुआ करते थे जो मुझे लगता है आज उतने नहीं होते, और इवन यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में वो माहौल मैं नहीं देखता जो एक उस वक्त जामिया में था, जहाँ पे आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों या पीएचडी के या बहुत बड़े एमिरेटस प्रोफेसर हों, लेकिन आप एक दूसरे की तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। तो चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो जाएं, आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और चाहे आप कितने भी छोटे आदमी हों, आप किसी भी आला आदमी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये एक जज्बा था जो मुझे लगता है ना सिर्फ जामिया बट हिंदुस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत अहम पार्ट था, और ये हमें सीखने को मिला। लेकिन आगे और भी बहुत बातें हैं, और मैं चाहता हूँ दूसरों को भी सुने। शुक्रिया शोहेब साहब। वो आप, मुझे भी वो दौर याद है मुशरुल हसन साहब का, जब हम लोग प्रोग्राम कराने के लिए उनके चैम्बर में चला जाते थे और वो बोलते थे हाँ हाँ इनको ऑर्डर कर दो, और वो जब ऑडिटोरियम में कोई पैसे हम लोगों से नहीं लिए जाते थे, वो भी दौर है। और जी बिल्कुल सही कहा। और वो आजकल जो है बोलने की आजादी के ऊपर जो आजकल जितना बड़ा जो असल्ट हुआ है, ना सिर्फ भारत में, और जगह भी हो रहा है, कम ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है। मॉनिटरिंग और ये सब चीजें जो होती है, सर्विलेंस, ये सारे भी पहलू हैं। अब हम रुक करते हैं वंदना जी के पास। वंदना जी बिहार के गोपालगंज जिले से ताल्लुक रखती हैं, भोजपुरी बोलती हैं, गंडक के रिवर पे इनका मतलब घर है। और वो वहां से पटना में पढ़ने के बाद वो जामिया में आई, और जामिया से इन्होंने क्या कुछ सीखा, जामिया आने के बाद उनको कैसा लगा, ये हम जानना चाहेंगे। जी वंदना जी। जी शुक्रिया अभय। एक्चुअली जहां तक जामिया का मामला है, तो सबसे पहले तो जामिया समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक दिन पहले जामिया को जामिया जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जो रैंकिंग है तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें जामिया जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और 90% 90% अंकों से वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि मैं उस संस्थान की हिस्सा रही हूँ, जो संस्थान में आज गर्व करने का एक मौका मिल रहा है, जिस संस्थान के माध्यम से जामिया समुदाय के आज शिक्षक, छात्र और वहां के कर्मचारी और गार्ड तमाम साथियों के लिए गर्व का बात है। और इस विषय पे हम लोग बात करने के लिए शोएब नियाजी साहब है और इकबाल हुसैन साहब है, कॉमरेड अभय है। तो हम लोग साथ में मिलकर अपने जामिया के दिनों का और अपना जो अनुभव है उसको एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस विश्वविद्यालय के हिस्सा होते हैं वहां पे कई सारी घटनाएं हमारे होते हुए घटती है, हम उसको देखते हैं, उसमें संघर्ष भी करते हैं और जरूरत पड़ने पे लड़ाइयां भी लड़ते हैं एक छात्र होने के नाते। जब हम जामिया विश्वविद्यालय के अंदर थे तो ये संजोग की बात है कि हमारे टाइम पर वहां के जो वाइस चांसलर थे नजीब जंग थे, और नजीब जंग के बारे में आप सभी साथी को पता ही होगा कि वो बिल्कुल मतलब उनको एकेडमिक्स से कुछ लेना देना तो था नहीं, वो सिर्फ वो डंडा भाजने वाला और अपनी मनमानी चलाने वाला टाइप के वाइस चांसलर मैंने देखा है उनको। मैं इसलिए इस बात को कह सकती हूँ क्योंकि जामिया के दिनों में जब मैं थी वहां पे, तो उस समय छात्र संगठन के नाम पर कोई बहुत खास छात्र संगठन, या जैसे जेएनयू में है कई सारे छात्र संगठन काम करते हैं, और जब अन्याय होता है या समाज और देश में जहां भी नए और ज्वलंत मुद्दे आते हैं वहां वो छात्र संगठन जो है लीड करता है। तो वो सारे जो दृश्य है जामिया के भीतर देखने को नहीं मिलता था। वहां कोई छात्र संगठन सक्रिय राजनीति नजीब जंग के समय में नहीं कर सकता था। उस समय आयशा के कुछ साथी भी जाते थे और भी संगठनों के एक दो साथी जाते थे टीयू से, जेएनयू से जामिया के भीतर। मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि जामिया में आज जो नेता है जामिया में आयशा के या संगठन के, वो उस समय जामिया के बहुत ऐसे नेता जिनको मैं जानती हूँ मेरे सामने, एक असलम भाई को छोड़ करके और दो चार और लोगों को छोड़कर जो जामिया में पहले से नेता के रूप में थे उस वक्त में। लेकिन उसके बाद जितने भी छात्र नेता ये आयशा के बने हैं जामिया के भीतर, वो पहली दफा उसमें से बहुत सारे लोग पहली दफा आयशा का नाम सुने थे। इसका मतलब ये कि जामिया में मैं उस समय में थी जब जामिया में एक संगठन का निर्माण होने की प्रक्रिया में, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की प्रक्रिया में, संगठन या विश्वविद्यालय को ले जाने की प्रक्रिया छात्रों द्वारा हो रही थी। और उसमें जो जेएनयू या डीयू के जो छात्र थे
छात्र नेता थे, वो लगातार विजिट करते थे जामिया में और लोगों से बातचीत करते थे कि यहाँ पे छात्र संगठन होना चाहिए और तमाम चीजें। और उस वक्त में हमने देखा कि नजीब जंग ऐसा मतलब वाइस चांसलर थे कि अगर आपने पोस्टर कहीं चोरी छुप के लगवा भी दिया विश्वविद्यालय के भीतर तो उसको उखड़वा के फेंकवा देते। और वो एक ही सलाह देते थे छात्रों को कि आप खूब पढ़िए और आईएएस बनिए। और ये अच्छी बात है कि अभी आपने देखा भी कि बहुत सारे ढेर सारे आईएएस हमारे जामिया कैंपस से बने हैं 30+। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि आप बनिए, बेशक बनिए, लेकिन जो हमारा एक तरह से डेमोक्रेसी में जो हमारा अधिकार है उसको हम जाते हुए अपने हाथों से छीनते हुए नहीं देख सकते छात्र नेता के होने के नाते, या एक जागरूक छात्रा और छात्र होने के नाते जामिया विश्वविद्यालय के। चूंकि वो अभी हमारे साथी अभय ने बता भी दिया है कि वो आंदोलन से बना हुआ विश्वविद्यालय है। और उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत था तब जामिया में, जब 1920 में जामिया की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश हुकूमत में सोचिए एक कदम चलना मुश्किल था। और वैसी स्थिति में वहां पे एक विश्वविद्यालय हमारे क्रांतिकारी साथियों द्वारा चलाया जा रहा था। तो ये कितनी बड़ी अपने आप में उसकी जो विरासत है जामिया की, कितनी क्रांतिकारी विरासत है। इस विरासत को याद करते हुए जामिया के छात्रों ने जब सीएए, हमारे जब संविधान पे हमला हुआ, तो उसी जामिया के छात्र सड़कों पे आते हैं और सीएए का बहुत कड़ा विरोध करते हैं और लगातार वो लड़ते हैं, जबकि इसी केंद्रीय सत्ता द्वारा उन पे मेजर अटैक किया जाता है। आप देखिए किस तरह से छात्रों पे लाठियां वो चलवाते। पुलिस ये दावा करती है या ये दलील देती है कि कुछ अराजक तत्व कैंपस के भीतर घुस गए थे, लेकिन जो हम लोगों ने वीडियोस देखा जामिया के से जो आया कि उसमें किस तरह छात्रों को पुलिस अंदर घुसकर छात्रों को बड़े पैमाने पर लाठियां चलाती है, लाइब्रेरी को तहस नहस कर देती है। जो लाइब्रेरी में कैमरे लगे होते हैं उनको भी लाठियां से तोड़ तोड़ के गिरा रही होती है। लाइब्रेरी तक में छात्र जो बिल्कुल जिनको आंदोलन से मतलब नहीं था, जो वहां पढ़ रहे थे, आज उसी पढ़ने के दम पे जामिया को जो है 90% अंक से आज पहला स्थान प्राप्त किया है। लेकिन जब वही छात्र पढ़ रहे थे, जब यही केंद्रीय सत्ता द्वारा जब उसपे अटैक किया जा रहा था, तो वही पुलिसिया दमन केंद्रीय सत्ता के इशारे पर किस तरह से वहां जो बिल्कुल जिनको आंदोलन से धरना से मतलब नहीं था, उन छात्रों पर भी बर्बरतापूर्ण एकदम हिंसात्मक जो कह सकते हैं कि जो एकदम शर्मनाक था, वैसी लाठियां चलाई जो सिर्फ और सिर्फ वैसे छात्र जो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से दूरी से गांव से चलकर जामिया जैसे संस्थान में पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी के भीतर पढ़ाई कर रहे थे, वैसे भी छात्रों को इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। और आपने देखा कि कितने सारे छात्र उसमें घायल हुए, किसी की आंखें, उसमें हम उस हमला के बारे में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इतना देखिए कि इतना बड़ा अटैक भाजपा सरकार द्वारा उस पर किया गया। तो कहने का मतलब है जब एक संस्थान जिसकी क्रांतिकारी विरासत है, जब हमला होगा देश पे के संविधान पे, जब हमला होगा देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पे, और मानव के जो एक संवैधानिक अधिकार है, छात्र का जो एक संवैधानिक अधिकार है, जब उस पर हमला होगा, हमें अपने उसी क्रांतिकारी विरासत से सीख लेकर के और इनको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही थी। सीएए का प्रोटेस्ट भी उसी का हिस्सा था कि आप देखिए कि उसने अपनी विरासत को याद करते हुए वहां के सभी छात्रों ने एकजुट होकर के दिन रात जो है आंदोलन कर रहे थे। ये संजोग की बात है या कहिए कि सरकार की लापरवाही है कि कोरोना जैसे महामारी, वैश्विक महामारी इस देश में भी दाखिल होता है और बड़े पैमाने पे आज 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। तो जामिया का आंदोलन एक हद तक, सारे आंदोलन ठप है इस देश में, तो जामिया के भी आंदोलन ठप है, लेकिन वो अपने अधिकार को ठप नहीं किया है। वो इस जो आंदोलन को वह लीड कर रहा है उसको मुकाम तक पहुंचाएगा। और ये अब क्या कर रहे हैं कि ये फर्जी मुकदमे लाद ले, लाठियां बरसा ले, छात्रों पे जितना भी मुकदमा करना है ये कर ले, लेकिन उसकी विरासत नहीं झुकने वाली और छात्रों का हौसला जो है या मनोबल जो है वो नहीं टूटने वाला। और यह चीज जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है कि देखिए आप जब जेएनयू में हमला होता है या 13 पॉइंट रोस्टर जो है जो ड्यू में लागू हुआ है उसके खिलाफ जामिया का वही छात्र समुदाय बड़ी संख्या में सड़कों पर तमाम आंदोलनों का हिस्सा बना है। और यह सारी चीजें हमारे समय में जब मैं पढ़ती थी तो देखने को नहीं मिलता था। इक्का दुक्का कोई लोग जो संगठन से जुड़े हैं वो अपने व्यक्तिगत लेवल पे जाते थे आंदोलनों में, लेकिन एक बड़ा समुदाय या जामिया मिलिया इस्लामिया जा रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखने को उस वक्त में नहीं मिलता था। अभी जो राजनीतिक सक्रियता जामिया के भीतर बढ़ी है, छात्रों के भीतर
जामिया कैंपस के भीतर अन्याय हो, छात्रों पे दमन हो, या देश के किसी भी हिस्से में ऐसा कोई मामला हो जो संवेदनशील है, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, जामिया तुरंत उठ खड़ा हो रहा है और वहां के छात्र सक्रिय रूप से छात्र राजनीति का मूल्य समझते हुए और देश का एक तरह से जो गर्व करने वाली जो एक बात होनी चाहिए कि यह देश हमारा है, हम छात्रों ने इस देश को संभाल के रखेंगे, यह देश सबका है, और यह बात का एहसास वो केंद्रीय सत्ता को और समय समय पे सारी सत्ता को वो कराने की कोशिश में है। जामिया पे हमला हुआ, क्या हुआ, देश दुनिया के लोगों को जामिया के यही छात्रों ने मैसेज दिया कि देखिए हमारे देश के भीतर सीएए जबरदस्ती ला करके और यहाँ के जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको कैसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यही जामिया के छात्र पूरी दुनिया में ये मैसेज दिए कि हम उस विरासत से आते हैं कि जब हमला होगा हम पर तो हम चुप नहीं बैठे रहेंगे और हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। यह जो राजनीति बन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो कंटेम्प्ररी जो राजनीति है उसके ऊपर आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए, जो लोगों के ह्यूमन राइट्स जो उससे जो जुड़े हुए सवाल हैं आपने उनसे उठाए। हमारे दोस्त इकबाल हुसैन साहब भी हैं, इनकी दिलचस्पी एजुकेशन में काफ़ी है और जामिया के अंदर में एक बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि जामिया जो तालीम जो फराहम करता है वो दीगर यूनिवर्सिटी के मुकाबले में यहाँ पे पहली क्लास से लेके यानी नर्सरी से लेके आपको पीएचडी तक तालीम दी जाती है। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नर्सरी से लेके और तालीम हासिल की है पीएचडी तक। मैं उन लोगों से मैंने आज आ नहीं पाया, उन लोगों से भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि उनके कैसे है एज ए चाइल्ड, एज ए जो बच्चे थे तब उनके कैसे एक्सपीरियंस थे, जब वो सीनियर सेकेंडरी में गए तब कैसे उन्होंने जामिया को देखा, कॉलेज में गए, डिपार्टमेंट में गए, पीएचडी, कुछ लोग उसके बाद टीचर भी बने हुए हैं, ऐसे भी हैं। तो ये मतलब जामिया की यही कोशिश है कि जो तरबियत होनी चाहिए वो बहुत नीचे से और शुरू से शुरू होनी चाहिए। तो हमारे बीच में मौलवी उस्ताद हमारा गुरु इकबाल साहब हैं, उर्दू इनको बहुत अच्छी तरीके से आती है। ये तो इन्होंने जो औरंगजेब पे किताब जो अभी जो ट्रांसलेट की उसको पढ़ के मैंने भी बहुत कुछ उससे सीखा। तो सर कुछ आप मेरे भाई इकबाल साहब कुछ आप जामिया के बारे में बताइए, अपने तजर्बात, खासकर जो तालीमी जो हल्का है उसमें जामिया का क्या रोल रहा है, क्या और करना चाहिए। जी इकबाल साहब आपका स्वागत है। आदाब अभय साहब और शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपको। चूंकि हम लोग सब जामिया के लोग हैं इसलिए बहुत ही रस्मी गुफ्तगू हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही गैर रस्मी एक महफिल है जहाँ पे जामिया के बारे में बात करें। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा बोलिए। हाँ अच्छा, पहली बात तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले आप सारे लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद देंगे कि जामिया जो है किसी न किसी तरह से रैंकिंग में फर्स्ट आया है, अव्वल आया है। लेकिन हमारे नज़दीक जो जामिया के हम लोग अलुमनाई हैं, जामिया के स्टूडेंट हैं, उनके नज़दीक जामिया हमेशा से ही अव्वल ही रहा है। चूँकि मैं 2003 से जामिया का स्टूडेंट रहा हूँ और अब तक चूँकि जामिया कैंपस से आना जाना मेरा रहता है, जॉब के लिए मैं जाता हूँ तो जामिया कैंपस से होके ही जाता हूँ, तो मुझ पे ऐसा महसूस होता है कि मैं जामिया के अंदर ही अभी हूँ, अभी जामिया से बाहर नहीं हुआ हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 1920 में जब जामिया कायम हुआ तो उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महमूद हसन और जाकिर हुसैन, ये इन तीनों ने या और लोग उस वक्त डॉक्टर अंसारी वगैरह सारे लोगों ने मिलके जामिया जब कायम किया तो वो एक तरह की बगावत थी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से और गांधी जी की कॉल पर हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को लागू करने का एक अमली मतलब ये था, प्रैक्टिस थी जो वहाँ पे कायम की गई। और सबसे पहले मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जामिया जब कायम हुआ तो सबसे पहले उसने अलीगढ़ में ही कायम हुआ, क्योंकि अलीगढ़ के ये स्टूडेंट थे। उस वक्त जाकिर साहब एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे वहाँ से और उन्होंने अलीगढ़ से ही बगावत करके अलीगढ़ में ही जामिया कायम की थी। उसके बाद कुछ सालों तक जामिया अलीगढ़ में चला और वहाँ के बाद फिर वो दिल्ली आया तो करोल बाग में ये इसकी मतलब मुकाम इसको मिला। हकीम अजमल खां के का जो ये था कैंपस था वहाँ रहा जामिया और उसके बाद 1928-30 के आसपास ही
जामिया यहाँ जामिया नगर ओखला में शिफ्ट हुआ, जो अभी कैंपस है जामिया का। ये एक बात की तरफ और इशारा करते हैं कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें कि जामिया के जो पहले वीसी थे वो मोहम्मद अली जौहर साहब थे, दूसरे अब्दुल मजीद ख्वाजा और तीसरे थे मुजीब साहब, जो शायद अभी बातों में कुछ गलती हो गई थी, उसको हम सुधारना चाहते हैं। एक चीज और है कि दारा शिकोह का जो मकबरा है वो हुमायूं के मकबरे के अंदर है, वो वहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में उनकी लाइब्रेरी थी। तो ये तीन बातें जो है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ की तरफ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गया का, और जिस वक्त मैं स्टूडेंट था, +2 में पढ़ रहा था, उस वक्त मेरे नज़दीक 2 ही यूनिवर्सिटी थी, जो गया से बाहर या बिहार से बाहर जो मैंने नाम सुना था, उसमें एक जामिया और एक अलीगढ़ का। और मैं जब आया यहाँ बीए में एडमिशन लेने, तो बीए सीए में सबसे पहले एडमिशन लिया मैंने, जो शायद पॉलिटिकल साइंस के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ करता था उस वक्त। आप लोग शायद 2007 में आए होंगे, तो उस वक्त भी वहीं था। तो जब मैंने बांका में एडमिशन लिया, उसके बाद 1 साल करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तालीम की तरफ जाना चाहिए, और मैं फिर डॉक्टर अंसारी को उस वक्त पढ़ रहा था। तो मालूम है कि दिल्ली में जामिया में जो सबसे पहला डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ एज डिपार्टमेंट, वो टीचर्स कॉलेज हुआ है। उससे पहले स्कूल हुआ था। और मुजीब साहब, जिस मुजीब साहब की और जाकिर साहब की बात हुई, और मोहम्मद आबिद हुसैन साहब की, ये तीनों की जो एक दोस्ताना था वो शायद जर्मनी से ही होके और जामिया आया था, और ये तीनों ने मिलके जामिया में काम करना शुरू किया था। इनके साथ एक और लेडी आई थी जिनका नाम आपा के नाम से मशहूर है, और उनका नाम असल है गर्डा फिलिप बॉन्ड, जो जाकिर साहब के साथ आई थी। और जामिया में जो पुराना स्कूल कायम है और उसमें नर्सरी है, वो सबसे पहले उन्होंने ही कायम किया था, गर्डा फिलिप बॉन्ड ने, जिनको जाकिर साहब आपा कहते थे। तो ये रही जामिया की। तो मैं जब एजुकेशन की तरफ गया, तो शायद 2003 में मैंने डिप्लोमा एडमिशन लिया, और 5 में वहां से निकल गया। फिर 5 के बाद 5 से 8 के बीच में बीए करने के लिए जब मैं गया पहली बार कैंपस में, शायद 7 या 8 में अभय साहब से मुलाकात हुई। उस वक्त शायद मुलाकात ऐसी हुई थी जो हम लोग दूसरे को जानते भी नहीं थे। सुहैब साहब से भी मेरी मुलाकात वहीं हुई थी, फहद जो हमारे दोस्त हैं उनके मार्फत हुई थी। और जामिया चूंकि हमेशा से एक बहुत ही फाल, बहुत ही एक्टिव कैंपस रहा है, और मैंने जो कई वीसीज के ये देखे हैं, जमाने देखे हैं। सबसे पहले मेहदी साहब थे। मेहदी साहब की वाइफ जब भी हमारे इजलास में या किसी चीज में, किसी प्रोग्राम में आती थी, तो वो हमेशा बड़ी अपनाइयत से कहती थी, हमारे 10,000 बच्चे हैं और मैं 10,000 बच्चों की माएँ हूँ, और बड़ी मोहब्बत से वो पेश आती थी। तो हमें भी लगता था कि मैं जामिया में कहीं बिहार से आया हुआ कोई नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ और अपने ही कैंपस में हूँ, और ये लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम पे अगर कोई मुसीबत भी आ जाएगी तो ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। और उसका मुजाहिरा हमें 2007-8 के ज़माने में जब जामिया में देखा कि मुशीर साहब एक जामिया मुसीबत आने के बाद खड़े हो गए, और सारे स्टूडेंट को ऐसा लगा कि अब हमारे जो गार्जियन हैं वो रियल में डीसी एक गार्जियन कैसे होता है स्टूडेंट का, वो उन्होंने शो कर दिया वहां पे, उसका मुजाहिरा करके दिखा दिया। मैं 2008 के आसपास बीए कंप्लीट करने के बाद जेएनयू भी गया और वहाँ एडमिशन एमए में लिया, लेकिन जामिया की मोहब्बत ऐसी थी कि मैं वापस 6 महीने के बाद जामिया ही आ गया, और फिर एमए पब्लिक एड में यहाँ किया, उसके बाद फिर एजुकेशन में एमए किया। तो और इसके साथ साथ मैंने एजुकेशन में जॉब भी शुरू कर दी 2009 से, और परमानेंट अब तक वही हूँ। एनएफसी में मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जामिया हमेशा जाता आता रहा। अभी लॉकडाउन के ज़माने में भी मैं जब जामिया कैंपस बिल्कुल ही खामोश था, और जब मैं जाया करता था अकेले, और पैदल में जाता था स्कूल, कुछ काम से क्वारंटीन सेंटर था वहाँ पर, तो जाना पड़ता था मुझे, तो तब मैं जामिया को देखता था कि इतनी हलचल के बावजूद इतनी खामोशी में मेरा जामिया कैंपस कैसा लगता था। तो वहाँ देखा कि कुछ मोर हैं, कुछ परिंदे हैं जो बड़े खूबसूरत अंदाज में वहाँ गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, और उसके बाद लगा कि हाँ, हमारा जामिया बहुत ये है, खूबसूरत भी जामिया है, और खामोशी में भी जामिया एक जीता जागता कैंपस लगता है। मुशीर साहब के ज़माने में जो हम लोगों ने जो चीज़ देखी, वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने देखा कि
एक वाइब्रेंट कैंपस हो गया था उस वक्त। हर तरफ डिबेट होता था, हर तरफ मतलब लेक्चर्स होते थे, हम लोग उसको अटेंड भी करते थे। और जैसे सुहैब ने कहा कि एक मतलब सवाल या फिर क्रिटिसिज्म का जो एक कल्चर शुरू हुआ, वो मुशीर साहब के ज़माने से ही हमने देखा। हालाँकि हम 1 साल पहले उनके ज़माने से 1 साल पहले आ गए थे जामिया में, लेकिन उस वक़्त वो कल्चर शायद नहीं था, या हम बहुत छोटे होंगे तो नहीं समझ पाए थे। लेकिन मुशीर साहब के ज़माने से हमने देखा कि एक क्रिटिसिज्म का कल्चर और एक डिबेट का कल्चर और एक दूसरे को के से सवाल करने का कल्चर और सवाल का जवाब देने का कल्चर वो डेवलप हुआ। और वहीं से हम देखते हैं कि जामिया में एक बहुत ही अलग तरीके का एक चेंज आया, और उस चेंज ने न सिर्फ जामिया पे असर-अंदाज़ किया, बल्कि जामिया के स्टूडेंट और टीचर्स के बीच का जो रिलेशन था, और जामिया के बाहर की जो कम्युनिटी थी, जिसको एजुकेशन में कहते हैं कि कम्युनिटी और जो कैंपस होता है, वो दोनों का एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, तभी मतलब एजुकेशन के सही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव किए जा सकते हैं। और तो उसी मतलब 2008 के ज़माने में जो हम जामिया नगर या जामिया के आस-पास जामिया का जो कैंपस के बारे में जो बातें सुनते थे, तब मुझे लगा कि कम्युनिटी से जामिया का एक रिलेशन जो सही मायनों में बिल्ड होना था, वो बिल्ड हो गया है, और लोग जामिया को जामिया के तरीके से समझ पा रहे हैं कि जामिया है क्या चीज़, और जामिया क्या एजुकेशन सिस्टम है क्या चीज़, जामिया करना क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ एक ये थी कि हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। एक तो ये कि हम बिहार से आए थे, दूसरी चीज़ एक कि मुस्लिम घराने में बिल्कुल ही रवायती किस्म का घराना था। वहाँ थोड़ा-सा मतलब जेंडर सेंसिटाइज़ेशन हमारे अंदर नहीं था। लेकिन यहाँ जामिया में आए तो जामिया के कैंपस ने कम से कम सेंसिटाइज़ कर दिया कि जामिया जेंडर सेंसिटाइज़ेशन क्या चीज़ होती है, या फिर दूसरी अदर कम्युनिटीज़ जो थी या दूसरे मज़ाहिब के जो स्टूडेंट थे साथ में पढ़ने वाले, तो उनसे डायलॉग होने लगा। हम एक दूसरे तरीके से एक दूसरे को समझने लगे कि हम उनको उनके बारे में भी बहुत कुछ समझने लगे, और बहुत सारे बातें जो हमारे बारे में उनको गलतफ़हमियाँ थी, उस पे वो सवाल करते थे, और उसके बाद उनके जो इतराज़ात थे वो रफ़ा होने लगे, वो मतलब ख़त्म होने लगे थे। तो जामिया की ये रिवायत जो थी, जामिया के जो डिबेट की या कल्चर की, या फिर एक दूसरे के साथ में बात करने की, या एक दूसरे के बीच में जो शेयरिंग की रिवायत थी, वो जामिया ने स्टूडेंट को या टीचर को या कम्युनिटी को देने के बाद बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, ये कि जामिया हमेशा इसी जी, तरह से रहे। इकबाल साहब शुक्रिया। हम लोगों को लगता है 2 राउंड और अब जो राउंड होगा उसमें आप लोगों को वक़्त थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर में प्रोग्राम को ये ख़त्म कर देना है, और हम ऑलरेडी 38 मिनट हमारे ख़त्म हो गए। अब हम दूसरे राउंड में बात करते हैं कि हमारे यूनिक एक्सपीरियंस जो थे, तजर्बात क्या थे वहाँ पे जामिया के बारे में। मैं अपनी एक तो मेरे लिए तो सबसे पहली बात तो कि जामिया बहुत ही ग्रीन था, बहुत ही हरा-भरा, पार्क बहुत ज़्यादा थे। आप गालिब का पार्क तो बिल्कुल उसका एकदम अलामत कहिए, उसका एकदम ब्रांड है वो, जहाँ पे आप बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। जी। और दूसरी चीज़ क्या था, मुझे 2 चीज़ ऐसा जामिया का 3 खाना ऐसा था, जो मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। एक तो बहुत अच्छा पराठा बनता था हॉस्टल के अंदर में, मैं ख्वाजा हॉस्टल में था। संडे को रोज़ पराठा और ज़बरदस्त चटनी बनती थी जी। और उसके अलावा बिरयानी भी संडे को शाम को बनते थे, बिल्कुल ऐसा हम लोग ऐसा वेट करते थे, जैसा लगता था कि बरसों के बाद हमें खाना मिल रहा है। और फिर फ्राइडे के दिन भी बहुत ही अच्छा बनता था। वो फ्रूट का क्या बोलते हैं उसको, वो एक ये बना के चाट बना के मिलता था, फ्रूट चाट क्रीम डाल के, और फिर चिकन और कोरमा मिलता था, कस्टर्ड फ्रूट बोलते हैं। तो वो तो सारी चीजें हैं। एक दिलचस्प बात ये बताता हूँ, हमारे एक दोस्त थे, शहरी के ये जामिया के अंदर में क्या होता था कि जब लोग इफ्तार करते थे या फिर से रमजान का मौका आता था, तो क्या होता था, उनके लिए अलग खाना बनते थे। कम से कम रात का तो खाना कॉमन ही होता था। दिन में जो लोग फास्ट नहीं रखते थे उनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम होता था, और जो लोग रोजा रखते थे उनके लिए सुबह में 4 बजे या 3:30 बजे करीब में उनके लिए सहरी बनती थी। हमारे एक दोस्त थे जो कि वो क्या करते थे, वो शहरी में भी जाके वो मतलब खाना खाते थे, और उसके बाद इफ्तारी में भी खाते थे, और सवेरे हम लोगों के साथ जो नाश्ता बनता था 8 बजे या 9 बजे, वो भी लेने चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो रंगों हाथों पकड़े गए, और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये शहरी भी कैसे कर सकते हो, सवेरे का भी खाना कैसे खा सकते हो। तो साहब ने जवाब दिया, भाई देखिए मैं मल्टी कल्चरल हूँ,
मुझे सबके जज्बात का एहतराम रखना है। मैं सहरी करता हूँ, जो लोग क्या कहें कि जो लोग रोजा रख रहे हैं उनका एहतराम करता हूँ, और जो लोग रोजा नहीं रखते हैं उनका एहतराम मैं उनके साथ सवेरे नाश्ते करके कर लेता हूँ। तो बहुत दिलचस्प, सबके पास बहुत सारी कहानियां हैं। फिर एक बार, अब इस बार हम इस बार सोच रहे हैं बन्ना जी से एक बार पूछते हैं, फिर हम शोएब के पास आएंगे, फिर इकबाल साहब के पास आएंगे। बन्ना जी, आपके भी कुछ ऐसे अनुभव, कुछ आपके एक्सपीरियंस होंगे। मेरे तो बहुत सारे हैं, मैं किसी वक्त कुछ कहानियां भी लिखूंगा। जी, आपने भी कभी शहरी भी खाई और आप मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट भी किया एक साथ? जी जी, बन्ना जी आपसे सवाल है जी, आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए। जी 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 अभय, एक्चुअली जामिया में तो देखिए वहां पे जब रोजा होता था ईद के टाइम पे, तो कई दफा ऐसा होता था कि हम लोग शिक्षक के साथ शाम के टाइम में कैंपस के भीतर ही बैठ करके लगभग 6, 7, 8 बज जाता था, और सारे डिपार्टमेंट के शिक्षक और तमाम हमारे मित्र लोग बैठकर हम लोग खाते थे। कई बार तो ऐसा था कि सर ने एक जिम्मेदारी भी मुझे दे दी थी कि सारा पैकिंग वैकिंग सारे हमारे मित्र लोग कर रहे थे, और हम लोग सभी को ये सारी चीजें पहुंचाने के साथ साथ बैठ के खा रहे थे। तो वो बहुत अच्छा लगा कि वो कल्चर मैंने पहली दफा इसको देखा बहुत करीब से, जो जामिया में हमने देखा। अभी देखिए वो चीज मुझे एयूडी में देखने को नहीं मिलता, और जेएनयू में भी देखने को ऐसा नहीं मिलता। तो वो जामिया में मुझे वो कल्चर देखने को मिला, और उससे बहुत क्लोज। और एक और जो है बहुत इंटरेस्टिंग, जो मुझे आज तक मुझे याद है, कि हम लोग जो वहां पे सेंट्रल कैंटीन तो था ही जामिया का ऑलरेडी, लेकिन हम लोग जो कुछ मित्र थे, हम लोग को मास मीडिया वाला कैंटीन का खाना बहुत अच्छा लगता था। और उसको खाने के लिए कौन बाहर से रोड पकड़ के जाए, थोड़ा काफी डिस्टेंस था। तो हम लोग क्या करते थे, अपने डिपार्टमेंट का, हिंदी डिपार्टमेंट का ही जो बगल से जो वो बाउंड्री था, उसी को ऐसे फांद करके जाते थे, क्रॉस करके। एक बार तो और वो सारे वहां पे हम लोग जाते थे कोशिश करके बाउंड्री फांद के, और फिर हम लोग वहां खाना खाते थे मास मीडिया कैंटीन में। वहां का खाना मुझे आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ, मास मीडिया कैंटीन का खाना। और वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत सस्ता। मुझे तो लोग कहता है कि जेएनयू का कैंटीन सस्ता है, मानते कुछ कुछ है, लेकिन जामिया का भी कैंटीन मुझे वो बहुत सस्ती कैंटीन लगती थी, और बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा खाना मास मीडिया वाला कैंटीन का लगता था। और ऐसे हमने इकबाल साहब जी अभय, आप बोलिए 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 जी बोलिए बोलिए। तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे कई सारा कल्चर था। जब भी हम लोग छात्र और शिक्षक, कई बार दोस्ताना रवैया में भी हम लोग किसी भी कैंटीन में जाके दोपहर के टाइम में भी खाना खाते थे। तो ये मुझे जामिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता था कि शिक्षक के साथ जाके बैठ के खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो ये सब चीजें भी जामिया का बहुत यादगार है। और ये हम अक्सर ये सुनते हैं कि जेएनयू में छात्र और शिक्षक के बीच में बहुत दोस्ताना रवैया होता है, घंटों ढाबा पे बैठ के आप बातें कर सकते हैं। अगर बहुत ज्ञान आपको ज्ञानवर्धन होना है शिक्षक से, तो आप उनके पीछे भी पढ़ करके आप उनको घंटों इंगेज रख सकते हैं। लेकिन एक चीज हमने जामिया में भी देखा, लेकिन क्योंकि जामिया उस तरह का बंद कैंपस नहीं था, और इसकी वजह से फैकल्टी को जाना होता था। लेकिन जब जब तक वो 6 बजे तक 7 बजे तक कैंपस में रह सकते थे, तब तक आप उनसे उनके साथ घुल मिलकर बातें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें डिपार्टमेंट के अलावा भी आप पूछ सकते हैं। हम लोग अक्सर शिक्षक के साथ वहाँ कैंपस में ग्राउंड में बैठकर बातें करते थे। अक्सर हम लोग जो है कैंटीन में खाने के लिए चले जाते थे शिक्षक, और वहाँ के शिक्षक बाहर में भी कहीं कुछ होता था तो वो ले जाते थे छात्रों को। तो ये हमें लगा कि वहाँ का कल्चर ये बहुत अच्छा है, एक शिक्षक और छात्र के बीच का, जो मैं आज भी याद करती हूँ। और हमने तो वहाँ कैंपस के भीतर भी लड़ाइयाँ लड़ी, तो जी इकबाल साहब, लगता है कि कुछ वो लड़ाइयाँ जीती भी हमने। तो मुझे उस कैंपस के बारे में अच्छी तरह, अगर आप अपनी बात शीर्ष तक पहुंचाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप यदि वैलिड पॉइंट रखते हैं तो ऊपर सुना जाएगा। ऐसा नहीं था कि मैं एक जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ और फिर जिस जाति से आती हूँ तो वहां ऐसा सुना नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं था। जैसे अक्सर बहुत लोग, जैसे मैं पटना में थी तो कुछ लोग बोलते थे कि जामिया में तुमने फॉर्म क्यों डाला, वो तो मुस्लिम कल्चर है, वो लोग ऐसा करेंगे, वो लोग मुस्लिम बनाएंगे तुम्हें।
बहुत तरह की ऐसी बातें होती थी, लेकिन जब हम जामिया के भीतर उसका हिस्सा रहे और वहाँ के कल्चर को बहुत करीब से देखा और जिया, आज मुझे जामिया घर लगता है। और वहाँ के शिक्षक से भी मुझे आज भी जो है उस तरह का दोस्ताना रवैया है कि हम लोग बहुत एक तरह से आत्मविश्वास के साथ। बन्ना जी अब जी इकबाल भाई को मौका दिया जाए। इकबाल भाई, ये खाने का भी बात हो गई, कुछ लाइब्रेरी भी तो जामिया का मुझे बहुत ही पसंद था। कुछ और हाँ चीजें मुझे अगर आपके पास हो, किताबें तो बहुत आराम से दस्तयाब हो जाती थी वहां पे जी। और खासकर मुझे लगता है उर्दू की किताबें का तो बहुत ज्यादा जखीरा है वहां पे। और जब मुशीरुल हसन साहब आए तो उन्होंने जो सोशल साइंसेस की जो किताबें थी उसकी भी बहुत सारी कॉपियाज आ गई। उस जमाने में हम लोग ऑलरेडी थे। तो आप कुछ अपने तजर्बे बताइए, कुछ फूड से लेके कुछ किताबें, कुछ और सैर सपाटा, कुछ आपसी रिश्ते, कुछ दोस्ती, और भी कुछ ऐसी बातें हो तो कुछ हमारे जितने भी जामिया के जो बिरादरी है उनके साथ शेयर कीजिए। जी इकबाल भाई। जी अबे भाई, हम इतने खुशकिस्मत आपके ऐसे रहे नहीं कि हमें हॉस्टल वहाँ मिल सकता था। और बहुत मतलब दिल में तमन्ना रही थी कि जामिया में हॉस्टल मिल जाए, लेकिन कभी हॉस्टल मिला नहीं, हमेशा बाहर रहना पड़ा। इसलिए जामिया के हॉस्टल का खाना तो खाने का कभी मौका नहीं मिला, चोरी से भी। लेकिन जेएनयू में मैं गया तो हॉस्टल मिल गया था, वहाँ खाना भी खाया हॉस्टल का और ठीक लगा। जामिया में अक्सर हम लोग जब दिन में रहते थे अपनी कैंटीन का, तो सेंट्रल कैंटीन का खाना खाते थे। लेकिन हमेशा जो हम लोग ये रहते थे, ख्वाहिश रहती थी हम लोगों की, वो या तो मासकॉम की कैंटीन में जाके खाना खाने की, या फिर इंजीनियरिंग के कैंटीन की बिरयानी खाने की। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मुझे याद आ रहा है कि मुशीर साहब जिस वक्त ये थे वीसी थे, उस वक्त परदानिया एक फिल्म आई थी राहुल ढोलकिया की, और वो बहुत ही छोटे से रूम में दिखलाई जा रही थी एजुकेशन फैकल्टी में। मुझे तो पहले इससे पता था, मैं चला गया वहाँ और सारे स्टूडेंट और टीचर्स वहाँ भर गए थे। सबसे पीछे जो वहाँ आए वो वीसी साहब आए, और वीसी साहब आने के बाद सारे लोग उठ के सीट्स ऑफर करने लगे, लेकिन वो किसी की भी सीट पे वो नहीं बैठे। जैसे दूसरे स्टूडेंट खड़े थे वैसे ही खड़े होके पूरी फिल्म उन्होंने देखी, और आखिर में स्टूडेंट को यही कहा कि एक मैसेज दिया कि हम उसी जाकिर साहब के मतलब रिवायत की पैरवी कर रहे हैं, जो इन जाकिर साहब ने अपने स्टूडेंट को बड़ी खूबी से उनकी तरबियत की थी। जाकिर साहब का भी एक वाक़या हमने किताबों में पढ़ा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना दूँ कि जाकिर साहब जिस वक़्त वीसी थे, उस वक़्त एक बार उन्होंने जामिया के स्कूल के हॉस्टल विज़िट करने चले गए। इत्तेफ़ाक वो था कि बहुत उस वक़्त क़हत पड़ गया था, तो अनाज बहुत कम मिलते थे और जामिया के हॉस्टल को बहुत कम सप्लाई थी। तो यहाँ जो दिल्ली का कल्चर है कि खाना जब खाते हैं तो दस्तरखान पे एक अलग से प्लेट या कटोरा रखा जाता है, जिसको हड्डी की प्लेट कहते हैं, या खाना बचा हुआ है तो उसमें डाल देते हैं, हड्डियाँ वगैरह डाल देते हैं उसमें। तो वैसे ही जामिया के हॉस्टल में भी शायद रखा जाता था, बड़े साफ-सुथरा कटोरा था ये। तो वहाँ गए जाकिर साहब, तो देखा उन्होंने कि बैंगन की सब्जी बनी हुई थी और हॉस्टल के सारे बच्चे जो थे सब्जी उठा के उसी कटोरे में डाल के और उठ गए थे। जाकिर साहब जाके वहाँ पर बैठते हैं, रोटी लेते हैं और उसी कटोरे में से सब्जी निकाल के उन्होंने खाना शुरू कर दिया। जिन साहब ने एक स्टोरी लिखी है, उन्होंने कहा कि उस दिन से हमारी ऐसी तरबियत हुई कि हमने न कभी खाना छोड़ा और न कभी किसी खाने को बुरा कहा। तो मुशीर साहब का भी जब हमने वो अमल देखा, तो मुझे जाकिर साहब की वही कहानी याद आ जाती है, और हमेशा उस तरह की याद आ जाती है। और हम चाहते हैं कि जामिया के जो भी वीसी आए उसी तरह से परफॉर्म करें, स्टूडेंट के बीच कनेक्ट करने की या स्टूडेंट को तरबियत करने की वही कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि जामिया की सबसे अच्छी जो चीज़ लगती थी वो मुझे लाइब्रेरी लगती थी। लाइब्रेरी में कभी-कभी बिना कार्ड के भी मैं चोरी से भी घुस के पढ़ाई की है मैंने, जब स्टूडेंट नहीं था तब भी। मैं आज इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, और ये सबसे अच्छा कल्चर था जामिया का। और वहीं शायद कई लोगों से मुलाकात भी होती थी, कई डिबेट्स भी होते थे, बाहर में बहुत चाय भी पिया है। और एक वाक़या मुझे और याद आ रहा है बहुत, जब मैं बीए सीए का स्टूडेंट था और शुरू जामिया में गया ही था, बहुत रवायती था, मतलब एंग्री यंग मैन जैसा था। तो भट्ट साहब वहाँ कोऑर्डिनेटर थे, मोहम्मद सुल्तान भट्ट इकोनॉमिक्स के बड़े अच्छे प्रोफेसर थे। उन्होंने एक दिन पकड़ लिया मुझे और कहा, यार मतलब
अभी नौजवान किस्म के हो, थोड़ा हंसो बोलो खेलो और एंजॉय करो। कैंपस में आए तो एंजॉय करना है, दोस्ती करो। ये एंग्री यंग मैन वाला जो पोज देते हो रहते हो और हर वक्त पढ़ाई या लिखाई, तो उससे पढ़ना लिखना आएगा नहीं और बहुत सारी चीजें सीख नहीं पाओगे। पढ़ना सिर्फ किताबों से पढ़ने का काम नहीं होता है, बल्कि दूसरों से इंटरेक्ट करना, डिबेट करना और दोस्ती करना, ये भी पढ़ाई है। और यही चीज तुम्हें बाद में काम देगी, यही तुम्हारे मतलब इसको पर्सनैलिटी को शेप करेगी। और यकीनन जब हम एजुकेशन में आए तो देखा कि एजुकेशन का मेन मकसद जो है वो बिहेवियरल चेंजेस को करते हैं। एजुकेशन रट्टा मारने को एजुकेशन नहीं करते कि आपके बिहेवियर में कितना चेंजेस आया है, और अगर वो चेंज पॉजिटिवली दिख रहा है तो आप एजुकेटेड हैं, नहीं तो नहीं है। जी, थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। अब हम शोएब साहब से पूछते हैं कि उनके वो काफी एक्टिव थे जामिया के दिनों में, बहुत सारे इन्होंने मैगजीन भी उन्होंने एडिट की और बहुत सारे सेमिनार भी इन्होंने कराए हैं। तो कुछ इनसे भी पूछना चाहते हैं कि जो गोशे छूट गए हैं, कुछ आप उस पर रोशनी डालिए। जी शुक्रिया। आपने लाइब्रेरी की बात की, तो लाइब्रेरी मेरी भी एक बहुत पसंदीदा जगह थी जामिया में, जिसमें हम लोगों ने पता नहीं कितने सैकड़ों घंटे उसके बाहर और अंदर दोनों गुजारे, और आप में से बहुत लोग हमारे साथ भी थे। और जामिया की लाइब्रेरी की खासियत ये थी, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी कहलाती है वो। और पहले एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो एक नेस्कैफे के पास होती थी, वहाँ एक चाय वाला बैठा करता था गेट के पास बहुत देर तक, और उसमें मुझे याद है 9-9 10-10 बजे तक हम लोग वहाँ पे हर चीज डिस्कस करते थे, चाहे वो हॉब्स, लॉक, रूसो हो, प्लेटो से एरिस्टोटल से लेके और किसी भी दुनिया का फिलोसोफर हो, कोई भी हो। और उसमें अलग अलग तरह के सेक्शन थे लाइब्रेरी के। तो कुछ तो जो मैंने अब अपनी पीएचडी की रिसर्च में ज्यादा उसका मुताला किया, जो रेयर सेक्शन है जाकिर हुसैन लाइब्रेरी का, वो एक उसमें उर्दू का जो कलेक्शन है वो पूरे हिंदुस्तान में वैसा कुछ किताबें वही हैं जो और कहीं नहीं है। उसके अलावा पुराना पीरियोडिकल सेक्शन है और इस तरह के पुराने अखबार और पुराने उर्दू के रसाइल हैं जो फिर कहीं हिंदुस्तान की और लाइब्रेरीज में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं जो 15 दिसंबर को वहाँ हुआ, और उसमें एक पर्सनली, एक इमोशनली एक बहुत दुखद इंसिडेंट था वो, क्योंकि उससे बहुत कुछ उस तरह की लाइब्रेरी वो एक नई बिल्डिंग में शायद हमारे ज़माने में ही ट्रांसफ़र हुई थी। तो लेकिन उस लाइब्रेरी में बहुत सा ये था कि एक बहुत ओपन कल्चर था, जैसे आपने बताया, बिना आईडी कार्ड के भी घुस जाते थे, दोस्ती भी थी स्टाफ से भी, और बहुत कुछ लाइब्रेरी के बाहर सीखा जाता था, जो बहुत मेरे लिए एक अहम बात थी। उसके अलावा अगर तजुर्बों की बात हो और जामिया से मुतालिक तजुर्बों की बात हो, तो बहुत सी एक तो जगहें थी जामिया में मखसूस। तो एक गालिब का स्टैचू है जो सबसे पहले जामिया में गेट में घुसते हैं तो उसको देखते हैं। और उसके अलावा एक थी जगह जो आज अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वो इंजीनियरिंग फैकल्टी के पीछे थी, जिसको हम लोग कुछ लोग लाल चौक कहते थे, जिसमें बहुत से सेमिनार्स के बाद वहाँ पे टाइम गुजारा जाता था और बहुत कुछ वहाँ सीखा जाता था। उसके अलावा एक जो मुझे याद है, जो जामिया में पढ़ने से पहले ही जामिया में रहने के ऊपर ये था कि जो भी, जब उस वक्त दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चलती थी, और जो भी बस, पहले तो बसें थी नहीं जामिया एरिया में, सिर्फ 2-3 402 507 और 401-2 इस तरह की बसें थी। बहुत दिक्कत का वो था, लेकिन उसमें जामिया का स्टाफ चलता था। तो जो नहीं भी था जामिया का स्टाफ, वो उसमें स्टाफ चलाता था, और वो हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात होती थी कि आप बिना टिकट के आप जामिया में सफ़र करें। लेकिन उसके अलावा जामिया में पर्सनली भी मेरे लिए बहुत से, हम लोगों ने बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जो हमने, जिसके बारे में सीखा। सीए के दौरान तो मैं जामिया में नहीं था, लेकिन जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ 2008-9 में, तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने हम सबको हिला दिया था। एक खौफ का माहौल था, और आपने इकबाल भाई ने इसका जिक्र किया कि मुशीर साहब का उसमें कैसे रिएक्शन था और कैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और लोगों को, तालिब इल्मों को कॉन्फिडेंस में लाए, जो आज
लगता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में उस तरह का एक रिस्पांस नहीं है। लेकिन एक यंग तालिब इल्म के हिसाब से जब आपने ये सारी चीजें देखी कि उस वक्त हम लोग अर्ली 20s में थे, कि कैसे स्टेट का एक रोल है, आप स्टेट के एक यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ते हैं, लेकिन स्टेट का क्या आपके मुआशरे के साथ रिलेशनशिप है, और कैसे बहुत से स्टेट नैरेटिव्स हैं जिनको हमें फेस वैल्यू पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। तो उस जमाने में ये था कि हम जामिया में बच्चा ये जानता था कि ये इनकाउंटर फेक है और इसमें क्या उसका नैरेटिव है, और जामिया ही के कुछ किलोमीटर बाहर इसके बारे में किसी को कोई एक दूसरा नैरेटिव एग्जिस्ट करता था जो मीडिया क्रिएट करती थी। तो इसका एक बहुत क्लोज लेवल पे हमें एक्सपीरियंस हुआ था, और सिर्फ मुझे ही नहीं, उस जमाने में मेरे ख्याल से एक तालिब इल्म को इसका एक्सपीरियंस हुआ, जो आगे चल के आपके लाइफ में एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और मुझे लगता है आज भी जो तालिब इल्म हैं जामिया के, उनको ये एहसास होगा कि हर चीज आप स्टेट के जो नैरेटिव है उसके बियॉन्ड एक कहानी है, और उसको आप क्रिटिकली कैसे उससे आप इंगेज करें, और जो भी मीडिया नैरेटिव बना रही है उसको आप कैसे एक्सेप्ट ना करें। ये एक आप खाली डे टू डे जो जामिया की लाइफ थी, जो हम लोग आपस में मिलते जुलते थे, खाते पीते थे, उसके अलावा एक नजरिया और पर्सपेक्टिव आपको मिला जो जामिया में रहते हुए आप उस वक्त एक सबकी नजर में आए थे। तो वो एहसास एक मुझे लगता है कि साथ रहा उसका, और बहुत कुछ उससे सीखने को मिला। शुक्रिया सोहेब साहब। तो अब देखिए, अब 2 राउंड का प्रोग्राम बच गया है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 मिनट आप सब लोगों को वक्त देंगे कंक्लूड करने का, और फिर मैं यहाँ जामिया का जो तराना है उसको मैं बजाऊंगा। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो इस बार फिर हम ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, इसमें इकबाल साहब से शुरू करते हैं। आपके एक फाइनल ऑब्जर्वेशन, कुछ कंक्लूजन, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ तारीफ करना भी किसी इदारे का बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि अगर कोई चीजें हैं जो जामिया को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, तो बहुत ही कोई मैसेज, कोई पैगाम कुछ है, तो आप बहुत ही मुख्तसर अपने जो हमारे भाई जो जामिया के जो सुन रहे हैं, एलुमनी जो होंगे, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो भी अभी जो अभी पढ़ रहे हैं, जो छात्र हैं, तलबा हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है, तो आप 1 मिनट का वक्त है। जी इकबाल साहब। मेरे नज़दीक जामिया के लिए सबसे अच्छा जो मैसेज है वो गांधी जी का जो कॉल है जामिया के बारे में, जामिया एक रेगिस्तान में नखलिस्तान के जैसा है, ओसिस के जैसा है। तो अभी भी जामिया अगर अपना वो रोल निभाने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो रेगिस्तान नुमा जो माहौल बन चुका है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, उसमें जामिया से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं सबकी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की या फिर जामिया के छात्रों की या जामिया के तलबा की, वो लगभग जामिया का रोल वही है, ओएसिस जैसा ही है। लिहाजा जामिया को वो अपना रोल निभाना चाहिए। कमियां भी हैं, लेकिन कमियां गिनाने का भी वक्त नहीं है, बाद में कभी और गुफ्तगू तफसील से होगी तो कमियां गिनाई जाएगी। जी बन्ना जी, 1 मिनट के अंदर में अगर कुछ पैगाम आप देना चाहती हैं ना, आजकल ट्विटर पे चलता है 1 मिनट में सारा पैगाम होता है, कुछ उस तरह का कुछ पैगाम। जी जी ठीक, ओके। एक्चुअली जामिया में जब मेरे समय में था, तो उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम समुदाय के लिए 50% आरक्षण दिया था, जिसमें 10% महिला कैंडिडेट के लिए था और 30% जनरल के लिए था, तो और 10% ओबीसी के लिए था। तो मुझे ये बात बहुत खटकती थी जामिया में रहते हुए, क्योंकि ओबीसी समुदाय जो है वो ज्यादा पिछड़ा है वनस्पत जनरल के कैटेगरी के। तो मैं ये बार बार उस समय भी खटकता था, और ये चीज ज्यादा अच्छा होता कि नजीब जंग साहब या जो भी जामिया के जो लोग उसमें शामिल थे, उन लोगों को ये फैसला लेना चाहिए था कि 30% जो है ओबीसी को रिजर्वेशन देते, 10% महिला कैंडिडेट अच्छा है, अच्छा फैसला था, और 10% जनरल वाले को देते, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जामिया अनुशासन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, और यह बात मुझे अच्छी भी लगती है कि आप अनुशासन में रहे, ये अच्छी बात है कि आपके साथ अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है, अगर वह एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया और डिपार्टमेंट ने बात को आगे बढ़ा दी, अगर
तो अगर डिपार्टमेंट लेवल पे उस मामले को अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं डिपार्टमेंट के लोग, या मामला बहुत आगे बढ़ गया है और न्याय उसे चाहिए एक पक्ष को और दूसरा उसके साथ अन्याय किया है, उस पर त्वरित कार्रवाई होती थी और उसका मतलब कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जामिया का मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सामने कई ऐसे छात्रों को सजा मिली जो इस तरह के बहुत गलत गतिविधियों में शामिल थे। दैट मीन्स कि जैसे कोई किसी के साथ कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर दे, कोई किसी को परेशान कर रहा है, इस तरह की बातें कहीं, तो डिसिप्लिन में अगर यह संज्ञान में आ गया वहां के शीर्ष नेतृत्व में, वहां के रजिस्ट्रार या डीन के अगर इसमें आ गया संज्ञान में, तो उस पर कार्रवाई होती थी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां कैंपस में मैं एक अनुभव जो है मैं ये कहती हूँ कि मेरा 3 दफा वहां मोबाइल खोया, और वहां की छात्र और जो भी वहां पे कर्मचारी लोग थे वो इतने ऑनेस्ट थे, उसका मैं बहुत दाद देती थी और जामिया को सलाम करती हूँ कि 3 दफा मेरा मोबाइल खोने के बाद भी तीनों दफा मुझे मेरा मोबाइल मिल गया और वो गार्ड के हैंड में चला जाता था। मुझे बस इतना याद रहता था कि यहाँ से जी बन्ना जी आपकी बात आ गई। फिर हम किसी और मौके पे जी शोएब साहब जी आपको 1 मिनट पैगाम अपना दीजिए। जी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि और ये इसलिए नहीं कि मैं एक तारीख और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे लगता है तारीखी नज़रिया एक आम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जामिया में। सिर्फ जामिया ही की तारीखी लेगेसी को जानने के लिए नहीं, लेकिन आजकल की भी जो तारीख है, जो हमारे सिर्फ हम पिछले 2-3 महीने के इंसिडेंट्स को भी हम पिछले 10-20 साल की तारीख को ना सिर्फ जामिया की लेकिन पूरे हिंदुस्तान की और इवन ग्लोबल नज़रिए से देखें कि क्या क्या चेंजेस हमारे मुआशरे में हुए हैं और उसके बारे में सोचें। 2-4 मैं बस ख़त्म करने के लिए कुछ अपने उस्ताद के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया और जिनका हमेशा बहुत अहम रोल रहेगा। उसमें जैसे अनुराधा घोष हैं, वैसे लंबी फहरिस्त है लेकिन निशात कैसर, अदनान फारूकी, तनवीर फजल, राजू सर, कृष्णा स्वामी सर और बहुत से ऐसे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, ये 1 घंटे का जो प्रोग्राम चल रहा था, ये जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत सरकार ने नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाई है। रैंकिंग में इसने 90% मार्क्स लिए हैं और ये जो रिजल्ट आया है ये इंडिपेंडेंस डे से कुछ ही दिन पहले आया है। तो ये जो हमारी खुशी है वो दोबाला हो गई है। और इसी मौके पे हम लोगों ने जो जामिया के हमारे जो हमारे साथी थे जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, जो देश दुनिया में नाम कर रहे हैं जामिया का, शोएब नियाजी साहब ने वहाँ से बीए पॉलिटिकल साइंस की थी और इकबाल साहब ने वहाँ से एजुकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी और बन्ना जी ने वहाँ से हिंदी की पढ़ाई की। अभी इकबाल साहब टीचर के बतौर काम कर रहे हैं दिल्ली में। बन्ना जी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पीएचडी कर रही हैं और पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविज्म में भी ये काफी सक्रिय हैं। और शोएब नियाजी साहब जो सर सैयद के ऊपर ये काम कर रहे हैं जर्मनी में, ये उस पर पीएचडी अपनी जमा कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाइएगा मत, स्क्रीन से आप लोग रहिएगा। और ये प्रोग्राम ये जो जामिया का जो तराना है उसको मैं यहाँ पे बजाऊंगा और उसके बाद जो प्रोग्राम जो होगा वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो मैं अभी इसको बजाने जा रहा हूँ, जस्ट ये फ्यू सेकंड्स लगेंगे जी, 1 सेकंड जी। और आप लोगों को स्क्रीन से भी अगर आप लोग को मैं हटा दूं तो ये मत समझिएगा कि आप लोग प्रोग्राम से हट गए हैं जी। दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा
शहरे आरज़ू मेरा, तैयारी शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। हुए थे आके यही ख़ैमाज़न वो दीवाने, हुए थे आके यही ख़ैमाज़न वो दीवाने। उठे थे सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन, यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला। किसी ने होश को बख्शा जुनून का पैराहन, किसी ने होश को बख्शा जुनून का पैराहन। यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला, यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला। कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन, कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन। तैयारी शौक मेरा, तैयारी शौक मेरा, आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, तैयारी शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। ये अहले शौक की बस्ती ये सफीरों का दयार, ये अहले शौक की बस्ती ये सफीरों का दयार। यहाँ की सुबह निराली यहाँ की शाम नई, यहाँ की सुबह यहाँ की शाम नई। यहाँ के रस्मों रहे मैं कशी जुदा सबसे, यहाँ के रस्मों रहे मैं कशी जुदा सबसे। यहाँ के जाम नए तहरक से जाम नई, यहाँ के जाम नए तहरक जाम नई। यहाँ पे तलाबी मैं कशी का हासिल है, यहाँ पे तशना लबी मैं कशी का हासिल है। ये बज़्म यहाँ की सलाए आम नहीं, ये बज़्म दिल है यहाँ की सलाए आम नहीं। तैयारी शौक मेरा, तैयारी शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, तैयारी शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। यहाँ पे शम्मे हिदायत है सिर्फ अपना ज़मीर, यहाँ पे शम्मे हिदायत है सिर्फ अपना ज़मीर। यहाँ पे क़िबला-ए ईमान काबा-ए दिल है, यहाँ पे क़िबला-ए ईमान काबा-ए दिल है। सफर है दीन यहाँ कुफ्र है कायाम, यहाँ सफर है दीन यहाँ कुफ्र है कायाम। यहाँ पे राह रवी खुद हुसूले मंजिल है, यहाँ पे राह रवी खुद हुसूले मंजिल है। शनावरी का तकाज़ा है नौबनो तूफान, शनावरी का तकाज़ा है नौबनो तूफान। किनारे मौज में आसूदगी ये साहिल है, किनारे मौज में आसूदगी ये साहिल है। तैयारी शौक मेरा, तैयारी शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, तैयारी शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा।